शैतान। जहन से बरसों महव ना होने वाली एक ऐसे शख्स की कहानी जो शैतान का दूसरा रूप था। मुसन्निफ एस इम्तियाज अहमद। फादर ग्रिगोरी ने आकर फादर जेम्स से सेंट माइकल गिरजाघर का चार्ज दिया था। सारी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी थी और अब फादर जेम्स कस्बे के नए पादरी को वहां के लोगों के बारे में जुज़वी तौर पर बता रहा था। रात निस्फ से ज़्यादा बीत चुकी थी और दोनों राहिब कुदे में बैठे बातें कर रहे थे। मुझे सबसे ज़्यादा जिस शख्स के बारे में तशवीश है वो गारिथ है, फादर जेम्स ने कहा। यह एक बड़ा गंभीर और उलझा हुआ मसला है। उस लड़की जिसकी उम्र 16 साल है उसके लिए अजाब बन गई है। उसकी माँ मर चुकी है और इस पर दौरे पड़ते हैं। डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ। मैंने उसके बाप पर जोर दिया है कि उसे किसी माहिर नफ्सियात को दिखाए, फादर जेम्स कहता रहा और उसका जहन उसकी बातों से दूर परवास करता रहा। 16 साल लड़की पर दौरे पड़ते हैं, ये लफ्ज़ बड़ा फरसूदा और दकियानूसी है। नौजवान लड़कियों पर जो हिस्ट्रियाई दौरे पड़ते हैं वो अमूमन जिनसी हिजान होता है। जिनसी तशनगी जब नकास का रास्ता नहीं पाती है तो दूसरे रुख इख्तियार कर लेती है। अच्छा, अब मैं चलूं? ग्रेगोरी जेम्स की आवाज़ से चौंका, जो अपनी जेबी घड़ी में वक्त देख रहा था। मुझे बहुत दूर जाना है। ग्रेगोरी इसे छोड़ने दरवाजे तक गया। वो रुककर बोला, उसका नाम सुजन है। किसका? ग्रेगोरी ने पूछा। उस लड़की का, गारिथ की लड़की का, जेम्स ने कहा। ओह अच्छा, ये नाम मुझे याद रहेगा, ग्रेगोरी ने सरसरी तौर पर कहा। उसके रवाना होने पर मुतालिया गाह में आकर फॉर्म की कुर्सी में धुस गया। उसका जहन अपने मौजूदा गिरजा और साबका जगह के माबैन मवाफिकत और मुताबिकत के फासले नापने लगा। माअन सदर दरवाजे की घंटी जोर से चीखी और वो इस गैर मुतवक्का मुदाखलत से गड़बड़ा गया। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए वो सोच रहा था कि फादर जेम्स अपनी कोई चीज़ भूल गया होगा और उसे लेने के लिए लौट आया होगा। लेकिन उसने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने एक लहीम शहीम शख्स खड़ा था। बेवक्त जहमत देने के लिए माजरत चाहता हूँ फादर, उसने कहा। मजबूरी है, उसने खिफत से कहा। लेकिन मजबूरी है, इस लड़की का मामला है, वो शख्स बोला। लड़की जो उसके पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रही थी। स्कूल की तालिबा लगती थी और ग्रेगोरी से निगाह चुरा रही थी। अगर वाकई मसला अहम है तो कोई बात नहीं, ग्रेगोरी ने कहा और उन्हें अंदर लाकर कुर्सियों पर बिठा दिया। तुम्हारे ये बताने की जरूरत नहीं कि तुम गारिथ हो और ये सुजन है, फादर ने दोनों के चेहरे बगौर देखते हुए कहा। हाँ, तो मैं तुम लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? फादर ग्रेगोरी बोला। हम आपसे मिलने के लिए बहुत देर से बाहर इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं चाहता था कि फादर जेम्स चले जाएं तब अंदर आऊं। उन्होंने आपको तो कुछ ना कुछ बता दिया होगा, गारिथ ने कहा। मुख्तसर तौर पर बताया है, ग्रेगोरी बोला। देखिए, उन्होंने मुझे मशवरा दिया है कि मैं उसे डॉक्टर को दिखाऊं, किसी स्पेशलिस्ट को। मेरे ख्याल में इन्हें उसके जहनी तवाज़ुन पर शुबा है, गारिथ ने यह कहकर फौरन कहा। मैंने इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, जो वाक़या पेश आया उसके पेश नज़र उन्हें यही राय कायम करनी चाहिए थी, नौजवान बोला। कौन सा वाक़या? ग्रेगोरी ने पूछा। उन्होंने आपको नहीं बताया? गारिथ ने तज़बज़ब से कहा। उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि। ग्रेगोरी ने अपने चेहरे पर लड़की की तपिश महसूस की और कहा, सुजन अगर दूसरे कमरे में चली जाए तो मुनासिब होगा। नहीं फादर, सुजन ने धीमी शर्मीली आवाज़ में कहा। मैं यहीं पर ठहरूंगी, आप लोग मुझसे कुछ न छुपाएं। उसकी जुर्रतमंदी पर हैरान होकर ग्रेगोरी ने कहा, बहुत खूब, और गारिथ की तरफ मुड़कर कहने लगा। फादर जेम्स ने मुझे इतना ही बताया है कि सुजन दैनिक तौर पर बेहद परेशान है। इस पर सख्त दौरे पड़ते हैं और उन्होंने इसे किसी माहिर डॉक्टर को दिखाने का मशवरा दिया है। माहिर नफ्सियात को? सुजन ने उसे टोका। हाँ, उसी को, ग्रेगोरी ने कहा। उन्होंने बस यही कुछ बताया होगा आपको? गारिथ ने पूछा। हाँ, इतना ही। तुम लोग लड़की को किसी माहिर नफ्सियात के पास ले गए थे? ग्रेगोरी ने पूछा। नहीं, गारिथ की बजाय सुजन ने जवाब दिया। देखिए ना फादर, पहली बात तो ये कि वो लोग बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं और मैं इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दूसरी वजह यह कि, गारिथ जल्दी से बोला। डैडी, सुजन की ऊंची आवाज़ से बोली। दूसरी वजह यह कि ये मेरी लड़की का तवाज़ुन जहनी बिल्कुल ठीक है। मेरे या इसकी माँ के ख़ानदान में इस किस्म की बात कभी नहीं हुई, तो लड़की का दिमाग कैसे चल सकता है? रहे इस पर पड़ने वाले दौरे, तो ये कुछ और ही बात है। मेरे एक रिश्ते के चचा थे, उन पर भी कभी कभी तशन्नुज के दौरे पड़ते थे। सुजन के साथ भी यही कुछ मामला है। चुनाचा मैंने उसे एक नहीं 2 डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने उसका तफसील से मुआयना किया। वो कह रहा था। क्या कहते हैं? ग्रेगोरी ने पूछा। लेकिन कोई खातिर-ख्वाह नतीजा बरामद नहीं हुआ। गारिथ ने अपनी बात जारी रखी। ठीक, ग्रेगोरी ने कहा। उन्होंने क्या बताया? ग्रेगोरी ने पूछा।
कुछ नहीं, गारिथ बोला। उन्होंने कहा कि मुझे किसी माहिर नफ्सियात को दिखाया जाए। सूजन बोल पड़ी। मिस्टर गारिथ, ग्रेगोरी ने कहा, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पैसे की कमी राह में हाइल है। पैसे दरख्तों पर नहीं उगते, और जैसा कि आपने कहा है कि नफ्सियात के माहिर की भारी फीस लेते हैं, इस मसले का एक हल है। मेरा बहनोई एक बड़ा माहिर नफ्सियात है। और ग्रेगोरी ने कहना चाहा। नहीं, ये फजूल है। गारिथ ने नागवारी से सर को जुम्बिश दी। इसमें हर्जी क्या है? ग्रेगोरी ने कहा। सिर्फ पैसे की कमी ही वाहिद रुकावट नहीं है, गारिथ बोला। मैं अपनी लड़की को ऐसे डॉक्टर के पास क्यों भेजूं जो जहनी मरीजों का इलाज करता है? मेरी लड़की को तो ऐसा कोई मर्ज नहीं है, वो बोला। इसमें लड़की के जहनी मरीज होने या ना होने का सवाल नहीं है, एक माहिर नफ्सियात। गारिथ ने होठ भेंचकर और आंखें बंद करके नफी में सर हिलाया। नहीं नहीं, वो कहने लगा, मुझे मालूम है कि ये दिमाग के डॉक्टर अपने दफ्तरों में क्या करते हैं। ये इंसान के दिल की सारी बात खींच निकालते हैं और इससे सब कुछ उगलवा लेते हैं। चाहते हैं कि इंसान हर वो गंदा और जलील ख्याल उनके सामने निकाल कर रख दे जो उसके जहन में कभी गुजरा हो। यकीनन मैं इस उम्र की लड़की के साथ नहीं होने दूंगा। मैं हरगिज ये नहीं करूंगा। और फादर, मुझे आप पर हैरत है, क्या कलीसा ऐसी बातों की इजाजत देता है? गारिथ बोला। नहीं, ग्रेगोरी ने सादगी से कहा, मुझे एतराफ़ है कि कलीसा इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन इसके बिल्कुल खिलाफ भी नहीं है। एक माहिर नफ्सियात के सामने जहन की परागंदगी उगलने और पादरी के सामने एतराफ़ गुनाह करने में क्या फ़र्क है मिस्टर गारिथ? ग्रेगोरी बोला। फादर, आप जानते हैं कि मैं सूजन को इस वक्त आपके पास क्यों लाया हूं? गारिथ ने अचानक बात का रुख बदलते हुए कहा। क्यों? ग्रेगोरी ने पूछा। आज ये घर से भाग रही थी, मैंने पकड़ लिया तो बोली कि मैं माहिर नफ्सियात के पास जाऊंगी क्योंकि तुम मुझे उसके पास नहीं लेकर जाते हो। गारिथ बोला। मैं इसे यहाँ ले आया कि आप इसे समझाएं कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो दुरुस्त है। गारिथ बात खत्म करके इत्मीनान से बैठ गया। क्या दुरुस्त कह रहे हैं फादर? सूजन ने मासूमियत से पूछा। ग्रेगोरी मुस्कुराया। वो कहना चाहता था कि गारिथ बिल्कुल गलत कह रहा है, लेकिन उसे मसलहत से काम लेते हुए कहा, ये दुरुस्त कह रहे हैं और हम तीनों सर जोड़कर बैठेंगे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। फादर, ग्रेगोरी बोला। डैडी, अगर आप इन्हें असल बात बिल्कुल नहीं बताना चाहते तो मैं बताती हूँ, सूजन चहक कर बोली। तुम बताओगी? गारिथ ने हैरत से कहा। जिस बात को मैं 50 साल का बूढ़ा नहीं कह सकता, तुम बालिश भर की लड़की छोकरी कह दोगी? गारिथ बोला। मैं इतनी बच्ची भी नहीं हूं, बेहतर है कि आप फादर को बता दें, सूजन ने इत्मीनान से कहा। एक रोज मैं इसे फादर जेम्स के पास ले आया। गारिथ ने चबा चबा कर बात शुरू की। इसी मुतालिया गाह में वो इससे तन्हाई में बातें करने लगा और मैं बाहर बरामदे में इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद अंदर से एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई चीज धम से गिर गई हो और फिर घुटी घुटी सी चीख सुनाई दी। ये चीख सूजन की नहीं थी, इसलिए फादर जेम्स की ही हो सकती है। वो रुक जाओ, नहीं नहीं कह रहे थे, या इसी किस्म के कुछ अल्फाज थे। मैं भी फैसला ना कर पाया कि क्या करूं कि उनकी चीख बुलंद हुई, बचाओ बचाओ। मैं दौड़कर अंदर गया तो फादर जेम्स कमरे के वस्त में खड़े थे। उनका चेहरा उनकी कमीज के कॉलर की तरह सफेद था। उनके मुंह से बात नहीं निकल रही थी। वो घबराई घबराई नजरों से चारों तरफ देख रहे थे। चंद सानिये बाद वो मुझसे कुछ कहे बगैर बाहर निकल गए। इस वाक़े के चंद रोज बाद मैंने सुना कि उन्होंने अपना तबादला करा लिया है, गारिथ कह रहा था। खैर, इस वाक़े से इनके तबादले का कोई ताल्लुक नहीं है, ग्रेगोरी ने अपने तजस्सुस पर काबू पाते हुए कहा। वो यतीम खाने का इंतजाम संभालने के लिए बहुत दिनों से कोशां थे। तुम्हें इस वाक़े का कोई पस मंज़र, कोई तफसील मालूम है? ग्रेगोरी ने पूछा। नहीं, गारिथ ने जवाब दिया। अलबत्ता जिस वजह से मैं सूजन को फादर जेम्स के पास लाया था वो ये थी कि तकरीबन 2 हफ्ते कबल मैं और सूजन इतवार को हस्बे मामूल तैयार होकर चर्च के लिए रवाना हुए। जब हम उसके करीब पहुंचे तो अचानक उसने मेरा हाथ छुड़ाया और भाग खड़ी हुई। मैं उसके पीछे दौड़ा, लेकिन ये हाथ ना आई। घर आकर मैंने इसे बहुत फुटकार की, लेकिन ये खामोश रही। अगली इतवार को उसने फिर जाने की कोशिश की, कपड़े तब्दील किए, अपने अंदाज से बाल संवारे और खुशी खुशी मेरे साथ चल पड़ी। लेकिन जो ही हम चर्च के पास पहुंचे ये फिर भाग खड़ी हुई। इस मर्तबा मैं इसके पीछे पीछे घर पहुंच गया। चर्च ना जाने की लाख वजह पूछी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर मैंने उसे एक हल्का सा चांटा लगा दिया, गारिथ कह रहा था। जोर से मारा था। सूजन दरमियान में बोल पड़ी और ग्रेगोरी मुस्कुरा दिया। यही वजह थी कि मैं इसे फादर जेम्स के पास लाया। गारिथ ने अपनी बात मुकम्मल कर ली। अच्छा, अब तो बहुत देर हो गई है, हम इस मौजू पर इसी हफ्ते में किसी दिन बात करेंगे, फादर ग्रेगोरी ने कहा और बाप बेटी को रुखसत कर दिया। फादर जेम्स की रिपोर्ट पढ़कर बुश कॉनार्ड क्रेमिंगर ने एक गहरी सांस ली। अपनी रहबानियत के आगाज से इस बुलंद मनसब तक पहुंचने के तवील अरसे में वो पहली बार एक राहिब के साथ पेश आने वाली इस लर्ज़ाखेज़ सूरत हाल से दोचार हुआ था।
फादर जेम्स ने बड़ी तफसील से अपने साथ पेश आने वाली वारदात का हाल लिखा था। गारिद को बाहर ठहरने का कहकर उसने मुताल्ला गाह का कमरा अंदर से बंद कर लिया था। दीदाजेब जिल्दों वाली जख़ीम किताबों, जदीद तर्ज के चमकदार फर्नीचर और नज़रों को सुकून पहुंचाने वाले रंगों के दुबेस पर्दों से मुरस्सा माहौल और फरहत बख्श फिजा में दोनों तन्हा रह गए थे। मैं चर्च से नफरत नहीं करती, सूजन बताने लगी, लेकिन वहां जाने से घबराती हूँ। न जाने क्यों, कोई वजह समझ में नहीं आती। बस उसका तस्वर मुझे खौफ करने लगता है, सूजन कह रही थी। इतने में फ़ोन की घंटी बजी और फादर जेम्स रिसीवर उठाकर एक खातून से बातें करने लगा जो उससे एक मसला पूछ रही थी। जब वो रिसीवर कैडल पर रखकर मुड़ा तो उसका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। सूजन मादिर ज़ात बरहना खड़ी थी। उसने इससे पहले किसी औरत को बरहना नहीं देखा था। दूधियाई कमकमों में सूजन का कुंवारा जिस्म पूरी आबोताब से चमक रहा था। जिस्म के नशेबो फराज होशो हवास को मुख्तल किए जा रहे थे। जेम्स की जबान जैसे तालू से चिपक गई और उसकी आंखों पर जैसे दहकते हुए अंगारे रख दिए गए थे। कपड़े पहन लो, उसने बड़ी मुश्किल से 3 अल्फाज मुंह से निकाले। आइए हम बातें करें, सूजन ने एक अजनबी आवाज में कहा। कुछ कहीं कुछ सुने, वो जेम्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए कहने लगी, लेकिन चर्च जाने वाले के बारे में नहीं, बल्कि वो बातें जो आप हकीकत में कहना चाहते हैं। वही कुछ कहें जो आपके दिल में है। कहिए कि मैं कितनी खूबसूरत लड़की हूँ और मेरा जिस्म कितना दिलकश है। वो सारी बातें उगल दीजिए जो मेरा शबाब देखकर आपके जहन में खुलबुला रही हैं। आप मर्द हैं फादर, और सारे मर्द यही महसूस करते हैं, सूजन कह रही थी। जेम्स बेजान बुत बना खड़ा था। वो आगे बढ़ी और उसकी गरम गरम सांसें जेम्स के कानों की लुओं को झुलसाने लगी। वो लज्जत बख्श सरगोशी में तरगीब दिलाने की ऐसी ऐसी बातें कर रही थी जो जेम्स ने अपनी सारी जिंदगी में नहीं सुनी थी। फिर उसने झुककर जेम्स का हाथ पकड़ लिया और उसे कुत्ते की तरह चाटने लगी। जेम्स के जिस्म में एक बरकी रूह दौड़ गई और उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया तो सूजन ने उसका दूसरा हाथ पकड़कर सीने पर रख लिया और दबाने लगी। नहीं ना, वो बौखलाकर पीछे हटा तो सूजन ने अपने लंबे लंबे पतले बाजुओं के हिसार में ले लिया और अपने होंठ उसके होंठों से पेवस करके जबान उसके मुंह में घुसेड़ दी। तो जेम्स ने उसे जोर से धक्का दिया तो वो लुढ़खुड़ाकर 2 कदम पीछे हट गई। मुनाफिक, वो फिर से कदम फर्श पर जमा कर बोली, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कीजिए। आपको भी मेरी इतनी ही तलब है जितनी मुझे आपकी है। अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ का यकीन हो, ये यकीन हो कि आपका भांडा नहीं फूटेगा, तो आप मुझे फ़ौरन दबोच लेंगे, मुझे यहीं ठीक इसी जगह गिरा लेंगे। उसने फर्श पर पाँव पटक कर कहा, और वो सब कुछ कर गुजरेंगे जिसके लिए आपका दिल मचल रहा है। इसमें कुछ भी ना छोड़ेंगे। अपनी पूरी तस्कीन कर लेंगे। एक सुअर की तरह अपनी तशनगी बुझा लेंगे। सुअर की तरह मुझे झंझोड़ेंगे और अपने पसीने में मुझे नहला देंगे। अपना आप मेरे अंदर खाली कर देंगे। मेरे जिस्म में अपनी सारी गलाजत भर देंगे। दोगले, जलील। और वो कहती हुई जेम्स पर झपट पड़ी और अपने नोकीले नाखून उसकी गर्दन में गाड़ दिए। बचाओ बचाओ, जेम्स दीवाना वार चीखा। जब गारिद चीख कर सुनकर कमरे में दाखिल हुआ और उसने सूजन के बरहना जिस्म को घसीट कर जेम्स से जुदा किया तो उसने नाखूनों के सिरे सुर्ख थे। जेम्स की रुदात पढ़कर बुश कोनार्ड ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर टैक्सी मंगवाई और सेंट माइकल गिरजे का रुख किया। महज इसलिए नहीं कि इस कस्बे में एक जुनूनी और ख़तरनाक लड़की थी, इसलिए कि वहाँ का पादरी एक जवान उम्र का आदमी था और फादर ग्रेगोरी एक ज़माने में न सिर्फ कसरत शराब नोशी के लिए बदनाम था, बल्कि उसके रिसालों में छपने वाले मज़ामीन उसकी आज़ाद ख्याली के परतू थे। उसकी गैर मुतवक्का आमद ने ग्रेगोरी की मुलाजमा मिसेस खार्ली को सख्ते में डाल दिया। फिर वो उल्टे सीधे कदमों ग्रेगोरी को इत्तला देने चली गई। वो भी भागा भागा आया और उसने झुककर बुश कोनार्ड के हाथ को ताजीमन चूम लिए। दोनों मुतालिया गाह में जा बैठे और कोनार्ड उससे उसके मौजूदा माहौल और काम के बारे में पूछता रहा। रस्मी बातों के बाद उसने जेम्स की रुदाद इसे पढ़ने के लिए दी तो वह सन्नाटे में आ गया। इतने में मिसेस खार्ली ने आकर आहिस्ता से उसे कुछ कहा तो वो कोनार्ड से माजरत करके उठा और बैरूनी कमरे में चला गया। वहाँ सूजन उसकी मुंतजिर थी। हेलो सूजन, उसने रस्मन कहा। हेलो फादर, सूजन ने जवाब दिया। कैसे आना हुआ? ग्रेगोरी ने पूछा। मैंने सोचा हो सकता है आप मेरी कुछ मदद कर सकें, हम कहीं बैठकर बातें कर सकें, या आप जिस तरह कहें। सूजन उसकी आवाज़ में लर्जिश थी और ग्रेगोरी भी लरज सा गया। तुम्हारे बाप को मालूम है कि तुम यहाँ पर आई हो? ग्रेगोरी ने पूछा। जी हाँ, सूजन ने जवाब दिया। अच्छा तो सूजन, तुम गलत वक्त पर आई हो। इस वक्त मेरे पास एक मेहमान बैठे हैं। ग्रेगोरी ने बात ख़त्म नहीं की थी कि मिसेस खार्ली ने आकर उसे बुश कोनार्ड की एक चिट्ठी दी जिस पर लिखा था कि वो सूजन को उससे मिलवाए। मेरा ख्याल है कि वक्त इतना गलत भी नहीं है, उसने चिट जेब में डालते हुए सूजन से कहा। सूजन, मैं तुम्हें
हिज एक्सीलेंसी बुश कॉनार्ड क्रीमिंगर से मिलवाता हूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? ग्रेगोरी ने कहा। जी नहीं, सूजन ने जवाब दिया। तो फिर आओ। ग्रेगोरी उसे मुताल्ला गाह में लेकर गया। तारुफ के बाद कॉनार्ड ने उसे जाने को कहा और कमरे में वो सूजन के साथ तन्हा रह गया। मेरे करीब आओ मिस, कॉनार्ड ने कहा तो सूजन बददिली से आगे बढ़ी। तुम्हारा नाम? सूजन गारिथ, वो बोली। मैं खुदा के फजलो करम से बुश हूं। क्या यही तुम्हारे मुझसे गुफ्तगू करने का अंदाज है? जी नहीं, योर एक्सीलेंसी, वो बोली। मुझे बताया गया है कि तुम एक बुरी लड़की हो, कॉनार्ड बोला। मैं एक बुरी लड़की हूँ? गंदी जबान वाली, गंदे खबासत भरे ख्यालात वाली, खतरनाक शुरीदा सर, जिसने अपने रूहानी मुशीब पर हमला किया और जो चर्च के दरवाजे से यूं भी दखती है जैसे वो जहन्नम का दरवाजा हो। क्या ये सब दुरुस्त है? कॉनार्ड ने पूछा। दुरुस्त है योर एक्सीलेंसी, वो बोली। ये भी दुरुस्त है कि तुमने खुदा के नुमाइंदे पादरी को गुनाह की तरगीब दी, अपने नापाक हाथों से उसके जिस्म के तकद्दुस को पामाल किया, उसकी जात से गुनाह की बातें मंसूब की, कॉनार्ड ने पूछा। सूजन ने इस्बात में सर हिला दिया। ये सारी होलनाक बातें दुरुस्त हैं। जी हाँ। मेरी तरफ देखकर बात करो, सूजन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। सबकी सब बिल्कुल दुरुस्त हैं। कॉनार्ड उठकर खड़ा हुआ और उससे परे परे हाथ पीछे बांधकर चलने लगा। फिर उससे मुखातिब हुआ। तुम्हें यह जहन नशीन कर लेना चाहिए कि मैं तुमसे जो बातें कह रहा हूं वो ये नहीं जो तुमसे तुम्हारे बाप, तुम्हारे स्कूल की सहेलियों या किसी पादरी ने कही हैं। तुम अपने बुश के रूबरू खड़ी हो। सूजन ने झुका हुआ सर इस्बात में हिला दिया, फिर उठकर खड़ी हुई। कॉनार्ड ने हुक्म दिया और वो खड़ी हो गई। मेरे करीब आओ। वो उसके करीब चली गई। मेरा हाथ थाम लो। उसने कॉनार्ड का हाथ थाम लिया। अब कॉनार्ड बोला, दरवाज़ा देख रही हो? वो नहीं जो बाहर जाता है, ये दूसरा दरवाज़ा जो सीधा चर्च में जाता है। तुम और मैं हाथ में हाथ दिए इस दरवाजे से चर्च में जाएंगे। बुश कॉनार्ड बोला। नहीं, सूजन ने उससे अपना हाथ छुड़वाना चाहा, लेकिन कॉनार्ड ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। मैं बुश की हैसियत से तुम्हें हुक्म देता हूं, वो कर जा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जा सकती। उसने जोर लगाकर हाथ छुड़वाया और बैरूनी दरवाजे की तरफ भागी। वो बाहर से बंद था। ग्रेगोरी कुंडी चढ़ा गया था। सूजन ने पूरी ताकत से उसे खोलना चाहा और नाकाम होकर ढीले से फर्श पर गिर पड़ी। कॉनार्ड ने एक गहरा सांस लिया। जिस दरवाजे का उसने कहा था वो किचन में जाता था, चर्च में नहीं। वो पादरी की रिहाइशगाह से काफी दूर था, लेकिन सूजन को शायद याद ना रहा था, या वो दहशतजदा हो गई थी। कॉनार्ड ने झुककर उसे उठाया और एक कुर्सी पर बिठा दिया और खुद भी उसके मुकाबिल बैठ गया। तुम इन सारी बातों को दुरुस्त बताती हो, उसने मुलायमत से कहा। दुरुस्त होंगी, लेकिन तुम बुरी लड़की नहीं हो। बिल्कुल नहीं, कॉनार्ड ने कहा। मैं हूं, सूजन मिनमिनाई। ये कैसे मुमकिन है डियर? तुम ये कहते हुए लरज रही हो। एक इंसान मुतासिफ नहीं होता। तुमने ऐसी बातें क्यों की? कॉनार्ड बोला। मैं नहीं जानती, वो बोली। क्या तुम बता सकती हो कि ऐसी बातें करते हुए तुमने क्या महसूस किया? कॉनार्ड ने पूछा। कुछ यूं महसूस होता है जैसे मैं नहीं कोई और है, सूजन बोली। कॉनार्ड अपनी कुर्सी पर पीछे हटकर बैठ गया। अब उसकी समझ में सब कुछ आ गया था। आओ एक खेल खेलें, कॉनार्ड ने कहा। सूजन बोली, खेल? हाँ, खेल। उसने जेब में हाथ डालते हुए कहा। हम 2 सिक्के लेते हैं, एक $1 का और दूसरा चौथाई का। तुम अपनी आंखें बंद कर लो और मैं ये सिक्के तुम्हारे बाजू से लगाऊंगा। तुम बताती जाना कि $1 का कौन सा है और चौथाई डॉलर का कौन सा। समझ गई? अब अपनी आंखें बंद कर लो, कॉनार्ड बोला। सूजन ने आंखें बंद कर ली तो कॉनार्ड ने चौथाई डॉलर का सिक्का उसके बाजू से लगाया। मेरा ख्याल है $1 का है, सूजन ने सोचते हुए कहा। कॉनार्ड ने $1 उसके बाजू से लगाया। सही अंदाजा नहीं हो रहा है, सूजन बोली। चौथाई डॉलर है या फिर वही निस्फ? कॉनार्ड ने चौथाई डॉलर का सिक्का जेब में डाल लिया और $1 का उसके बाजू पर रखने लगा। वो इसे कभी चौथाई डॉलर बताती, कभी निस्फ। देर तक यही तमाशा रहा। फिर कॉनार्ड ने दूसरा हाथ जेब में डालकर चांदी की एक छोटी सी स्लेब निकाली और उसके बाजू से लगा दी। आपने मुझे जला दिया, सूजन ने चिल्लाकर आंखें खोल दी। आपने किसी चीज से मेरी बाजू को दागा है। क्या थी वो? वो दूसरा हाथ इस जगह पर रखकर बिलबिलाने और रोने लगी। कॉनार्ड ने उसका हाथ हटाकर उस जगह को देखा तो वहां स्लेब का सिर्फ मामूली सा निशान था। खट से दरवाजा खुला तो ग्रेगोरी अंदर दाखिल हुआ। क्या बात है? उसने तशवीश से पूछा। सूजन को तकलीफ पहुंची है, कॉनार्ड ने कहा। अगर मुलाजमा के पास कोई मरहम वगैरह हो तो उसके बाजू पर लगवा दो। ग्रेगोरी सूजन को अपने साथ ले गया और चंद मिनट बाद तन्हा लौटा। कॉनार्ड ने उसे सिक्के और स्लेब वाली बात बताई। क्या आपको यकीन है कि उसकी आंखें बंद थीं? ग्रेगोरी ने सारी बात सुनकर कहा। हाँ,
वो वाकई बंद थी, कोनार्ड ने जवाब दिया। लेकिन बंद आंखों के बावजूद एक गोल सिक्के और स्लेब में फर्क करना चंदा मुश्किल ना था। ग्रेगोरी ने जरा की। बाजू की जिल्द इतनी हसास नहीं होती, कोनार्ड ने कहा। तो ग्रेगोरी ने मजीद उसकी तरदीद नहीं की। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि लड़की पर आसेब है और हमें उसे दूर करना है। इस वक्त उन्हें बाहर के कमरे से सूजन के कहकहों की आवाज आई और बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि वो कमरे के वस्त में खड़ी बेतहाशा हंसे जा रही है। सामने दीवार पर कुंवारी मरियम की तस्वीर का फ्रेम झूल रहा था। उसका शीशा चकनाचूर हो चुका था। उस पर एक मोटी किताब फेंकी गई थी जो दीवार के करीब पड़ी थी। उन्हें देखकर सूजन वाही तबाही बकने लगी और उन्होंने उसे घसीट कर बालाई मंजिल पर ले जाकर ख्वाबगाह में बंद कर दिया। कोनार्ड ने उसे अंदर बुला लिया और ग्रेगोरी ने अजराहे हमदर्दी कहा कि वो कुछ देर के लिए सस्ता ले। सूजन बिला चूंचना बिस्तर पर लेट गई। कोनार्ड ने ग्रेगोरी से कहा कि वो मुकद्दस इंजील की वो आयतें पढ़े जो इब्लीस के बारे में हैं। ग्रेगोरी इंजील लेकर सूजन के करीब कुर्सी पर बैठ गया और बुलंद आवाज से पढ़ने लगा। जो जो वो पढ़ता जाता था, सूजन का रंग मुतगय्यर होता जाता था। कुछ देर बाद वो दांत किचकिचाने लगी और फिर कुछ देर बाद उसके जिस्म में ईंठन होने लगी। माअन वो एक झटके से उठकर बैठ गई और अंधाधुंध भागी। वो सीधी एक दीवार से टकराई और फर्श पर ढेर हो गई। कोनार्ड दरवाजा खोलकर चिल्लाया, मिसेस खार्ली, रस्सी लाओ। अगले चंद लम्हों में वो रस्सियों से जकड़ी एक मसलूब की तरह पलंग पर पड़ी थी। कोनार्ड ने उसके नीचे से बिस्तर भी हटा दिया था और स्प्रिंग उसके जिस्म में घुसे जा रहे थे। ग्रेगोरी ने किताब वहीं से शुरू की जहां छोड़ी थी। सूजन के हलक से गुर्राहट निकलने लगी, एक दरिंदे की गुर्राहट जिसमें नफरत भी थी और गुर्राहट भी। इसकी आंखें बंद थीं। बंद करो, उसके होठों से एक करख्त बड़बड़ाहट निकली। बंद करो ये स्वांग। ग्रेगोरी और जोर जोर से पढ़ने लगा। ये किसकी आवाज मेरी नसों को पारा पारा की दे रही है? सूजन बड़बड़ाई और ग्रेगोरी पढ़ता रहा। कौन मुझे अजियत पहुंचा रहा है? कौन ये जुर्रत कर रहा है? ग्रेगोरी पढ़ते पढ़ते रुक गया और सूजन ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। फिर उसने पूरी आंखें खोल दी और ग्रेगोरी को टिकटिकी बांधकर देखने लगी। उनकी आंखों में बेपनाह नफरत थी। गुस्ताख, कमीने, वो दांत किचकिचाकर बोली। ग्रेगोरी इत्मीनान से पढ़ता रहा। कौन हरकत कर रहा है? किसकी शामत आई है? इस जलील का नाम क्या है? बात सिर्फ तुम्हारा नाम मालूम करने की है, ग्रेगोरी ने कहा। मेरा नाम? सूजन के मुंह से निकला और वो संभल गई। हाँ, ये जानना तुम्हारा काम है। तुम कौन हो? ग्रेगोरी ने पूछा। मैं कौन हूं? क्यों? तुम तो जानते हो कि मैं कौन हूं। मैं एक छोटी सी लड़की हूं, प्यारी प्यारी सी लड़की, सुनहरे बालों वाली एक बच्ची। हाँ, मैं एक बच्ची हूं, एक मासूम पाकीज़ा बच्ची। और ये कहकर वो कहकहे लगाने लगी। बच्ची? ग्रेगोरी ने उसकी बात दोहराई। बच्ची, सूजन बोली। एक मासूम बच्ची। तुमने कहा है कि पाकीज़ा बच्ची। बर्फ की तरह साफ व शफाफ, बेदाग, एक हल्का सा धब्बा भी नहीं। क्या तुम वही पाकीज़ा बेदाग बच्ची हो जिसे फादर जेम्स पर दस्तराजी की? ग्रेगोरी ने कहा। झूठ है ये सब, वो बोली। तुम इसे झूठ बता रही हो? ग्रेगोरी ने कहा। हाँ, हर एक लफ्ज झूठ है। तुम मेरी बात पर यकीन करते हो ना? अच्छा, तो तुम सच सच बताओ अपने तौर पर। अपने तौर पर बताऊं? तुम्हें सुनकर खुशी नहीं होगी। मुझे यकीन नहीं कि तुम इसे समझ सको। क्यों नहीं? तुम्हें इन बातों के बारे में क्या मालूम? तुम मर्द नहीं, पादरी हो, वो बोली। मैं पादरी हूं और मैं मर्द भी हूं। तो सुनो, मेरे करीब आओ। मर्द गंदगी का एक ढेर होता है जो गंदगी के दूसरे ढेर में जम हो जाने का मुतलाशी होता है। वो खोखली हंसी हंसी और उसे इस गंदगी में जम हो जाने को बहुत खूबसूरत नाम देता है। इसे मोहब्बत, वजदान का नाम देता है। लेकिन वो झूठ बोलता है, वो सारी गलाजत है। और तुम, क्या तुम भी गंदी हो? ग्रेगोरी ने उसके कान के पास मुंह ले जाकर कहा। क्यों नहीं, मैं भी इंसान हूं। नहीं हूं क्या? गंदे ख्यालात रखने वाली एक छोटी सी लड़की, गंदगी का ढेर। ग्रेगोरी अपनी कुर्सी पर कसमसाया तो सूजन हंसकर बोली, फिर कुछ पढ़कर सुना रहे हो? ग्रेगोरी किताब खोलकर पढ़ने लगा। सूजन साथ साथ लुकमा देती जाती थी। आदमियत गंदगी का दूसरा नाम है। चर्च गंदगी का ढेर है, गंदगी का वाज घर। ग्रेगोरी पढ़ने से बाज ना आया तो वो बिलाखिर बोली, रुक जाओ। और वो पढ़ता रहा। बंद करो। वो पढ़ता रहा। बंद करो, बंद करो, बंद करो। आखिर तुम चाहते क्या हो? वो चिल्ला रही थी। ग्रेगोरी, पढ़ते रहो, कोनार्ड ने कहा। ग्रेगोरी ने कुछ कहना चाहा। पढ़ते रहो, कोनार्ड ने हुक्म दिया। ग्रेगोरी उठकर कमरे से चला गया। कोनार्ड उसके पीछे लपका और फिर दोनों एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हो गए। आप उसकी हालत नहीं देख रहे हैं? ग्रेगोरी ने नजरें बदलकर कहा। अगर ये अमल जारी रहना ही है तो आप पढ़ें। उसने किताब कोनार्ड की तरफ बढ़ा दी। हाँ,
आप खुद पढ़ें। उसकी ज़िंदगी से खेलना आपका मकसद है तो ज़रूर पढ़ें। लीजिए, थामिए ये किताब। क्या आप ये जसारत करेंगे? ग्रेगोरी बोला। जसारत? कोनार्ड ने किताब उसके हाथ से लेकर फर्श पर पटक दी। मुझ में है जसारत। मैं हर वो काम कर सकता हूँ जो मेरे इख्तियार में है। तो मुझसे पूछ रहे हो कि मैं ये जसारत कर सकता हूँ? मुझसे? मैं ढलमल नहीं हूँ और ना ही बुज़दिल हूँ, कोनार्ड ने कहा। मान कमरे से सूजन के कहकहे लगाने की आवाज़ आई। यकीनन वो फातिहाना कहकहे थे। ग्रेगोरी ने शिकस्त तस्लीम करते हुए झुककर किताब उठाई, उसे झाड़ा और कमरे की तरफ बढ़ा। कोनार्ड भी पीछे पीछे गया। तुम कौन हो? ग्रेगोरी ने सूजन पर झुकते हुए पूछा। तुम ये सवाल पूछ चुके हो, जवाब मिला। कौन हो तुम? ग्रेगोरी ने लहजा बदले बगैर पूछा। मेरा नाम सूजन गारिथ है, उम्र 16 साल, सीक्रेट हॉट स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरा घर? वो कह रही थी। फिर ग्रेगोरी ने पास रखी हुई स्लेब उठाकर उसके पास ले जाते हुए कहा, सच सच बताओ। सच क्या होता है? सूजन ने उसका तमस्खर उड़ाते हुए कहा। तुम कौन हो? क्या हो? क्या नाम है? ग्रेगोरी ने स्लेब उसके चेहरे के सामने करते हुए कहा। बस बहुत हो चुका, सूजन कराह कर बोली। मैं कहता हूं कि अपना नाम बताओ, ग्रेगोरी ने कहा। बस बस, नाम, मेरा नाम। सूजन ने खुश्क होठों पर जबान फेरी। पानी, कोनार्ड ने सरगोशी में कहा और मिसेस खार्ली पानी लेने के लिए दौड़ी। इस दौरान में ग्रेगोरी कहता रहा, अगर तुमने झूठ बोला और सच ना बताया तो मैं तुम पर सख्ती करूंगा, बहुत ज्यादा सख्ती से पेश आऊंगा, ग्रेगोरी कह रहा था। मिसेस खार्ली पानी का गिलास लेकर लौटी और उसे सूजन के होठों से लगा दिया। उसने लंबे लंबे घूंट भरे और पानी उसके चेहरे और कपड़ों पर बह निकला। मैं, सूजन के मुंह से इतनी नहीफ आवाज निकली कि उन्हें कान उसके मुंह के पास लेकर जाना पड़ा। मेरे कई नाम हैं। सुबह का बेटा, रोशनी का पैगाम्बर, तारीकी का शहजादा, दुश्मन आदम, खबीस, अफरेत, शैतान, इबलीस, वो कह रही थी। ग्रेगोरी ने कोनार्ड की तरफ देखा। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। अगर तुम शैतान हो तो इस लड़की को अजियत क्यों दे रहे हो? ग्रेगोरी सूजन पर झुककर बोला। इसे अजियत तुम दे रहे हो, सूजन ने कहा। मेरी बात का जवाब दो, ग्रेगोरी बोला। जवाब जरूर मिलेगा। मैंने इस पर कब्जा कर लिया है ताकि इसे खुदकुशी पर आमादा करूं, सूजन बोली। क्यों? ग्रेगोरी ने पूछा। इसलिए कि हराम मौत मरकर ये हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी, उसके मुंह से निकला। ये ताअबद मेरे साथ जहन्नम की आग में रहेगी, जहां भी वो होगा। वो कौन? ग्रेगोरी ने पूछा। जिसने इसकी इज्जत पर हाथ डाला। मेरा मतलब है लड़की की। किसने? ग्रेगोरी ने जल्दी से कहा। ये ना पूछे तो बेहतर है, उसके मुंह से निकला। तुम्हें बताना होगा, ग्रेगोरी बोला। सुनो, तुम भी इस लज्जत से आशना हो सकते हो, लड़की के मुंह से निकला। बकवास ना करो, ग्रेगोरी बोला। तुम्हें बेहद लुत्फ आएगा, वो बोली। मैं कहता हूं वो कौन था? ग्रेगोरी ने पूछा। तुम मेरा जवाब पसंद नहीं करोगे, तुम यकीन नहीं करोगे। इसकी तुम फिक्र ना करो, ग्रेगोरी ने कहा। बताओ वो कौन था? यसु मसीह और कुमारी मरियम के नाम पर बताओ, ग्रेगोरी ने कहा। फादर, उसने कहना चाहा। झूठ है। कोनार्ड भयानक आवाज से फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर चिल्लाया। बाहर बादल जोर से गरजा और अंधेरे में बिजली तलवार की तरह चमकी। तुंदो तेज हवा का झोंका खिड़कियों के बंद शीशों से टकराया और धाएं धाएं बारिश होने लगी। ये सफेद झूठ है, सरासर बहुतान है। कमरे से बाहर निकलकर ग्रेगोरी कोनार्ड कह रहा था। मुझे यकीन है फादर जेम्स ये हरकत नहीं कर सकते। तुम्हें किस तरह यकीन है कोनार्ड? ग्रेगोरी सर्द लहजे में बोला। खुद आपने भी तो इसे झूठ कहा है, ग्रेगोरी हैरानी से बोला। वो मैंने जोश में आकर कह दिया था, कोनार्ड ने लापरवाही से कहा। लेकिन यह नामुमकिन है, ग्रेगोरी ने एहतजाज किया। हैरत अंगेज कहो, नाकाबिले यकीन कहो, लेकिन नामुमकिन नहीं है, कोनार्ड बोला। योर एक्सीलेंसी, ग्रेगोरी ने ठहरी हुई आवाज में उसे कहा, ये मत भूलिए कि ये बहुतान शैतान ने लगाया है। आप झूठ के जद्दे अमजद की बात मान लेंगे, उसके कहने को सच मान लेंगे? ये जरूरी नहीं है, कोनार्ड ने जवाब दिया, लेकिन उसके कहे पर यकीन ना करने की कोई वजह नहीं है। आओ चलकर दोबारा उस कहानी का तज्जिया करते हैं। दोनों कमरे में गए तो सूजन आंखें खोले इसी तरह पड़ी थी। सूजन, ग्रेगोरी ने गहरी संजीदगी से कहा, इस बारे में जरा तफसील से बताओ। वक्त क्या था? कौन सी जगह थी? अच्छा, सूजन तमस्कर से बोली। मुझे तुम्हारी दिलचस्पी की वजह मालूम है। ये राहिबाना नहीं, तलज्जुद बख्श है। मजे ले लेकर होंठ चाट चाट कर इसकी तफसील सुनोगे। ग्रेगोरी ने जोर से उसे चांटा लगाया। ग्रेगोरी, कोनार्ड चीखा। ग्रेगोरी ने दूसरा चांटा लगाया तो सूजन बिलबिला उठी। उसके मुंह से दबी दबी सिसकियां और कराहें निकलने लगी। ग्रेगोरी ने फिर हाथ उठाया तो कोनार्ड ने उसे रोक दिया। क्या करे हो ग्रेगोरी? कमरे से बाहर हवा के झक्कड़, बादलों की गड़गड़ाहट और मूसलाधार बारिश का बेहंगम शोर था।
कमरे में मुकम्मल सकूत था। मां सदर दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई दस्तक दे रहा है, मिसेस खार्ली बोली। देने दो, कॉनार्ड ने झिल्लाकर कहा। मसलूब मसीह के नाम पर बता दो, क्या वाकई फादर जेम्स ने सूजन गारिथ की इज्जत पर हाथ डाला था? ग्रेगोरी ने गड़गड़ाकर सूजन से कहा। कोई दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा। योर एक्सीलेंसी, मिसेस खार्ली ने कॉनार्ड की तवज्जो उस तरफ मबजूल कराना चाहिए। खटखटाने दो, कॉनार्ड ने गुर्राकर कहा। मैंने फादर जेम्स का नाम कब लिया? सूजन ने इत्मीनान से कहा। ग्रेगोरी और कॉनार्ड एक दूसरे का मुंह तकने लगे। तुम्ही ने तो फादर कहा था, ग्रेगोरी ने घुटनों के बल झुककर कहा। क्या फादर सिर्फ रूहानी बाप को कहते हैं? सूजन ने बनावटी हैरत से कहा। फादर दूसरे मायनों में भी तो बाप को कहते हैं, वो बोली। अगर वो फादर जेम्स नहीं था तो फिर कौन था? ग्रेगोरी ने जिच आकर कहा। वही जो इस वक्त दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, सूजन ने आंखें बंद करते हुए कहा। ग्रेगोरी तेजी से दरवाजा खोलने चला गया। उसके सामने गारिथ खड़ा था। सूजन के अल्फाज ग्रेगोरी के कानों में गूंज उठे और वो बेहसो हरकत खड़ा रहा। हट जाओ मेरे रास्ते से, गारिथ ग्रेगोरी को धक्का देकर अंदर घुस आया। ग्रेगोरी ने दरवाजा बंद कर दिया। कहाँ है वो? गारिथ गिरदोपेश पर नजर दौड़ाते हुए गुस्से से बोला। वो ऊपर है और बिल्कुल ठीक ठाक है। जरा मेरी बात सुनो, ग्रेगोरी ने कहा। हाँ हाँ जरूर सुनूंगा, गारिथ दांत किचकिचाकर बोला। पहले मुझे अपनी बेटी के पास ले चलो। तुम्हारी बेटी? तुम उसके बाप हो? सूजन के लिए कौन सा बाप बदतर है, रूहानी या जिसके नुत्फे से उसने जन्म लिया? आओ मेरे साथ, उसने गारिथ से कहा। अगर किसी ने उस पर हाथ उठाया होगा या उसे जरा भी तकलीफ पहुंचाई होगी तो अच्छा ना होगा, गारिथ कहता जा रहा था। तो तुम दरवाजा पीट रहे थे? कॉनार्ड ने गारिथ को देखकर कहा। हाँ मैं था, गारिथ ने कहा और सूजन पर नजर पड़ते ही दौड़कर उसके पास गया। बेबी, इन लोगों ने तुम्हारा क्या हशर कर दिया? सूजन ने कोई जवाब ना दिया। मेरी बात सुन रही हो जान? ये मैं हूं, तुम्हारा डैडी, उसने ये कहते हुए पलटकर दोनों पादरियों को देखा और गजबनाक होकर बोला। तुमने इसके साथ क्या किया है? मिस्टर गारिथ, ग्रेगोरी ने कहना चाहा। इसे नशावर चीज पिलाई है? गारिथ बोला। इसका ये हाल क्यों है? उसने चिल्लाकर कहा। याद रखो कि तुम राहिब कदे में हो, अपनी जबान पर काबू रखो, कॉनार्ड ने तंबीह की। मुझे ये धौंस मत दो, तुम्हें ये हिसाब चुकाना होगा, गारिथ ने गुस्से से कहा। क्या तुम हमेशा इसी तरह दस्तक देते हो? कॉनार्ड बोला। बहुत थके हुए लग रहे हो, नीचे जाकर आराम कर लो। नहीं, मैं सूजन को घर लेकर जा रहा हूं, गारिथ ने सख्ती से कहा। योर एक्सीलेंसी, क्या आप बाहर जाने की जहमत करेंगे? ग्रेगोरी ने कॉनार्ड से कहा और दोनों बाहर चले गए। अब क्या करना चाहिए? ग्रेगोरी ने कॉनार्ड से कहा और दोनों बाहर चले गए। अब क्या करना चाहिए? ग्रेगोरी ने कहा। क्या इसे बता दें कि क्या कुछ हुआ है? क्या उसे ने अंदाजा नहीं लगा लिया होगा? कॉनार्ड ने जवाबन सवाल किया। अच्छा, तो अब ये मुझ पर छोड़ दीजिए, आइए अंदर चलें, ग्रेगोरी ने फैसलाकुन लहजे में कहा और दोनों कमरे में चले गए। इससे पहले कि तुम हमसे जवाब तलबी करो, तुम अपने बारे में बताओ, ग्रेगोरी गारिथ से मुखातिब होकर बोला। अपने और सूजन के बारे में, अपने और अपनी बीवी के बारे में। 6 साल पहले तुम्हारी बीवी मरी थी, तो उसके बाद क्या हुआ था? वो किस तरह मरी थी? ग्रेगोरी उससे कह रहा था। पता नहीं, तुम ये क्या कह रहे हो? गारिथ गुर्रा कर बोला। क्या मुझ पर कोई मुकदमा चलाया जा रहा है? अभी नहीं, ग्रेगोरी ने सर्द महरी से कहा। मैं ठंडे दिमाग का आदमी हूं और पुलिस को बुलवाने से पहले तुम्हारी तरफ से सफाई सुनना चाहता हूं, ग्रेगोरी बोला। पुलिस? मेरी सफाई? ये तुम क्या कह रहे हो? गारिथ लाल पीला होने लगा। फोन ज्यादा दूर नहीं है, मैं पुलिस को फोन करने जा रहा हूं, ग्रेगोरी ये कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। ठहरो, पीछे से गारिथ ने कहा। ग्रेगोरी रुक गया। छुपाने की कोई बात नहीं है, सबको मालूम है, गारिथ कहने लगा। इतवार का दिन था। मैं अपनी बीवी और सूजन को लेकर पिकनिक मनाने निकला। सूजन इस वक्त 10 साल की थी। जिस जगह हम गए एक पार्क सा था और उसके करीब ही दरिया भी था। हमने खाना खाया और एक किश्ती किराए पर ली। मैं किश्ती खींचने लगा और हम बहुत दूर निकल गए। सूजन अपनी जगह ना बैठती थी, कभी खड़ी हो जाती और कभी उछलने लगती। मैं इसे बार बार मना करता रहा, लेकिन वो मानती ना थी। आखिर होनी होकर रही, वो तवाज़ुन कायम ना रख सकी और वो पानी में गिर गई। मैंने चप्पू हाथ से रख दिए और उसके पीछे छलांग लगा दी, लेकिन मेरे जिस्म के बोझ से किश्ती भी उलट गई। मुझे इसका इल्म इस वक्त हुआ जब मैंने अपनी बीवी की चीखें सुनी। वो पानी में बुरी तरह से हाथ पांव मार रही थी। मैं सख्त मुश्किल में था। एक तरफ सूजन डूब रही थी और दूसरी तरफ बीवी पानी के बहाव पर थी। मैंने सूजन को पकड़ा तो वो मुझसे चिमट गई और देखते ही देखते बीवी। गारिथ ने सर झुका लिया। तो तुम्हारी बीवी डूब गई? ग्रेगोरी की आवाज कमरे के सकूत को तोड़ती हुई उभरी। मैं और सूजन भी डूबने ही वाले थे, लेकिन एक और किश्ती आ निकली
और हम बचा लिए गए। किश्ती वालों ने मेरी बीवी को भी बचाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। वो बोला, अब बीवी के बीमे के बारे में भी बताओ, कॉनार्ड ने कहा। क्या मतलब? गारित ने हैरत से पूछा। यही कि तुमने बीवी की जिंदगी का बीमा करा रखा था और उसके मरने पर तुम्हें माकूल रकम मिली, कॉनार्ड ने कहा। सुनो, मैं ऐसा बीमे की रकम हासिल करने वाला दुनिया का वाहिद आदमी नहीं हूं, गारित ने करख्तगी से कहा। यह दुरुस्त है, तुम पहले आदमी हो, ना ही आखिरी, लेकिन तुम्हें भारी रकम के साथ एक और चीज भी मिली, कॉनार्ड ने कहा। वो क्या? सूजन, कॉनार्ड बोला। क्या कहा? गारित ने कहा। सूजन, ग्रेगोरी ने कॉनार्ड की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। तुम्हें सूजन मिल गई। घर में बिल्कुल तन्हा, माँ का कांटा निकल गया था। इस उम्र में भी वो बड़े दिलकश जिस्म की मालिक थी। तुम उसे दुलार से घुटनों पर बिठाते थे। हाँ, गारित ने खून के आंसू पीते हुए कहा। एक बाप ऐसा करता है। लेकिन तुम्हारे मामले में ये महज एक बाप की बात नहीं थी, ग्रेगोरी ने उसकी बात काटी। तुम्हारे जज्बात इस वक्त कुछ और ही होते थे। तुम बकवास कर रहे हो, गारित गरजा। जब बीवी ना रही तो तुमने सूजन को उसकी जगह देना चाहिए। ग्रेगोरी इसकी बात सुनी अनसुनी करके कहता रहा। और यही वजह है कि तुम इसे माहिर नफ्सियात के पास ले जाने से डरते हो, ग्रेगोरी बोल रहा था। नहीं, यह गलत है, सरासर गलत, गारित धाड़ा। सच है, बिल्कुल सच। सूजन की आवाज से सब चौंक पड़े। बीवी को मरे एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि उसने बेटी को हवस का निशाना बनाना शुरू किया। सूजन की आवाज आ रही थी। सूजी, गारित तड़प कर चीखा। उससे कहता रहा, इसे अपनी माँ की जगह लेनी चाहिए। उसकी जगह घर की मालकिन बनना चाहिए। उसे एक मुकम्मल औरत बनना चाहिए। सूजन, चुप रहो, गारित फिर धाड़ा। और उसके कहने के मुताबिक एक लड़की बहुत से तरीकों से अपने बाप के साथ इजहार मोहब्बत कर सकती थी। तमाम तरीकों से। चंद तरीके उसने बताए भी, सूजन कह रही थी। जलील फितना। गारित उछलकर खड़ा हो गया। सूजन ने कहकहा लगाया और गारित नीमजान सा दोबारा बैठ गया। ये झूठ है, सारा का सारा झूठ है, उसने मरी हुई आवाज से कहा। इसकी बात पर यकीन मत करो, ये बड़ी खबीस और गंदे ख्यालात की लड़की है। इससे खुद उसी ने मुझे गलत रास्ते पर डालना चाहा, गारित कह रहा था। क्या कोई शख्स बीवी के कातिल की बात मान लेगा? कॉनार्ड ने उसे घूरते हुए कहा। गारित ने एक ठंडी सांस ली और उदास लहजे में कहने लगा। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हाथ ये बात कैसे लगी। ये शुरू से ही कह रही थी कि तुमने मामा को मरने क्यों दिया। गारित बोला। उन्हें तुमने मारा है। हाँ, तुमने उन्हें मारा है। तुमने। वो जिंदा थी तो तुम उनसे अच्छा सलूक नहीं करते थे, उनसे नफरत करते थे, चाहते थे कि वो मर जाएं, सूजन ने कहा। मैं मानता हूं कि मैं एक अच्छा शौहर नहीं था और मेरी बीवी का डूब जाना मशकूक हो गया। इसकी वाहिद ऐनी शाहिद सूजन थी जो कहती है कि मैंने उसकी मां को मार दिया है। अच्छा, अब मैं इसे घर लेकर जा रहा हूं, गारित बोला। नहीं, तुम इसे नहीं लेकर जाओगे, ग्रेगोरी बोला। गारित उठकर खड़ा हुआ। देखो फादर, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम्हारे पुलिस के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। मैं भी उन्हें बताऊंगा कि तुमने मेरी बेटी को कैद रखा है, गारित बोला। ये उसकी मर्जी है, ग्रेगोरी ने कहा। तो इसे बांध क्यों रखा है? इसे खोल दो या मैं खुद खोल दूंगा, गारित बोला। तुम अभी पुलिस के पास जा सकते हो, ग्रेगोरी ने जवाब दिया। हम चाहते हैं कि तुम जाओ। क्या समझते हो कि मैं खाली हाथ चला जाऊंगा? मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊंगा, गारित बोला। तो यहीं पर ठहरे रहो और जो कुछ हम करें उसे खामोशी से देखते रहो। हम सिर्फ किताबें पढ़ेंगे, कॉनार्ड ने पुरसकून लहजे में जवाब दिया। गारित धम से बैठ गया और ग्रेगोरी सूजन के पास बैठकर किताब पढ़ने लगा। वो देर तक पढ़ता रहा और सूजन आंखें बंद किए सुनती रही। ग्रेगोरी ने किताब खत्म की और एक कोने में रखा हुआ अत्तरपाश उठाकर मुकद्दस पानी कमरे में छिड़कने लगा। माय डियर, अब तुम ठीक हो? कॉनार्ड ने मुलायमत से पूछा। जी हाँ, सूजन ने नहीफ आवाज में बड़ी ताजीम से कहा। योर एक्सीलेंसी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, सूजन ने कहा। कॉनार्ड ने पलटकर गारित की तरफ देखा। उसकी कुर्सी खाली थी। ग्रेगोरी भी उसे गायब देखकर चौंका। गारित, वो पुकारता हुआ कमरे से बाहर निकला। तुम कहाँ हो, गारित? उसकी नजर मिसेस खार्ली पर पड़ी जो 2 जीने तय करती हुई तेजी से ऊपर आ रही थी। ऊपर पहुंची तो उसका सांस फूला हुआ था, चेहरा लट्ठे की तरह सफेद था और आंखों से वहशत टपक रही थी। गैबी हाथ, मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा। उसके मुंह से अल्फाज टूट टूट कर निकल रहे थे। क्या देखा मिसेस खार्ली, तुमने क्या देखा? ग्रेगोरी ने हैरत से पूछा। वो आसमान से निकला और उसे जमीन पर गिरा दिया। मिसेस खार्ली के होश बजा ना थे। तुम होश में तो हो? ग्रेगोरी ने उसे शानों से पकड़कर झिंझोड़ा। किसे गिरा दिया? उसे, इब्लीस को।
मिसेस खार्डी की आंखें बंद होने लगी इस गारित को, और वो बेहोश होकर ग्रेगोरी की बाहों में झूल गई। याद रखिए, जो कुछ भी आप कहेंगे वो आपके खिलाफ बतौर शहादत इस्तेमाल हो सकता है, पुलिस अफसर लेफ्टिनेंट फ्रैंक बेरार्डी ने दूसरी या तीसरी मर्तबा कहा। हाँ, मैं जानता हूं, और इसीलिए बगैर कुछ सोचे समझे नहीं कहूंगा, ग्रेगोरी ने नीम मुस्कुराहट से जवाब दिया। आपके ख्याल में गारित की मौत किस तरह वाकई हुई? फ्रैंक ने पूछा। मैं कुछ नहीं कह सकता, ग्रेगोरी ने सपाट लहजे में जवाब दिया। और आप फादर? फ्रैंक ने कोनार्ड से पूछा। कुछ कहा नहीं जा सकता, सिवाय इसके कि उसकी मौत कुदरती थी। दस्ते गैब ने उसे हलाक किया, कोनार्ड बोला। तो आपके ख्याल में हर मौत में दस्ते गैब शामिल होता है? फ्रैंक ने कहा। हाँ, कोनार्ड ने जवाब दिया। कत्ल में भी? फ्रैंक ने चुपता हुआ सवाल किया। तो तुम्हारे ख्याल में गारित को कत्ल किया गया है? कोनार्ड ने उल्टा उससे सवाल किया। मेरा ताल्लुक पुलिस में कत्ल की तफ्तीश के शोबे से है, योर एक्सीलेंसी, लिहाजा कुदरती तौर पर मेरे जहन में ये बात आ रही है, फ्रैंक बोला। इस पर तो बिजली गिरी थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था पास से, मिसेस खार्डी बोल पड़ी। बिजली गिरी जरूर थी, लेकिन उससे कुछ फासले पर, फ्रैंक ने बड़ी तहजीब से उससे कहा। दूर से तुम्हें यही नजर आया होगा कि बिजली उस पर गिरी है। क्या आपने गारित का साबका रिकॉर्ड चेक किया? ग्रेगोरी ने पूछा। क्या मतलब है आपका फादर? फ्रैंक ने भवें उठाकर पूछा। कोई जिनसी जुर्म? ग्रेगोरी ने कहा। या जब उसकी बीवी डूबकर मरी थी, इस सिलसिले में कोई तफ्तीश? इससे आप क्या नतीजा निकालना चाहते हैं? ग्रेगोरी ने पूछा। यह हो सकता है कि उसे अपना जुर्म जाहिर हो जाने का खदशा हो गया हो और उसने खुदकुशी कर ली हो, फ्रैंक ने कहा। ठहरिए, मिसेस खार्डी अचानक बोल पड़ी। इस तरफ तो मेरा ख्याल ही नहीं गया। जब हिज एक्सीलेंसी और फादर चंद लम्हों के लिए लड़की के कमरे से बाहर गए और गारित वहीं पर रहा था, तो मैंने उसे जेब से एक छोटी सी शीशी निकालते और उसमें से कोई चीज निकालकर मुंह में डालते हुए देखा था। इससे कुछ देर बाद ही वो सड़क पर जाकर मर गया, मिसेस खार्डी ने कहा। शीशी? फ्रैंक चौंका। हाँ, उसकी जेब से एक शीशी बरामद तो हुई है। ठहरिए, उसने बढ़कर फोन उठाया। डॉक्टर फॉस्टर, मैं फ्रैंक ब्रॉडी बात कर रहा हूँ। गारित की जेब से जो शीशी निकली है उस पर लेबल क्या लगा है? फ्रैंक ने पूछा। लेबल तो नहीं है, डॉक्टर की आवाज आई। अच्छा, तो आप गोलियों का कीमियाई तज्जिया कर लें और मुझे बताएं, फ्रैंक ने कहा। खुदकुशी? उसे फोन बंद करके जेरे लब कहा। इस सिमत में तो मेरा जहन ही नहीं गया था। अच्छा, अब मैं इस लड़की से सवालात करूंगा, लेफ्टिनेंट ने कहा। लड़की अभी तुम्हारे सवालों का जवाब देने के काबिल नहीं है। उसे तो अब तक उसकी मौत का भी नहीं बताया गया। कुछ भी हो, मैं तो उससे मिलूंगा, फ्रैंक ने कहा। तुम इस वक्त तक उससे नहीं मिल सकते, ग्रेगोरी ने सख्ती से कहा। वो आसेब के जेरे साया रही है, उसकी जहनी हालत ठीक नहीं है, कोनार्ड ने मुदाखलत की। मैं पुलिस वाला हूं जनाब, फ्रैंक ने तंज से कहा। हम लोग हर काम रूहानियत के जरिए नहीं करते, फ्रैंक बोला। बहरहाल तुम इससे नहीं मिल सकते, ग्रेगोरी ने अज़म से कहा और उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। तुम इस वक्त राहिब कदे और बुश्प के रूबरू हो, लेफ्टिनेंट, कोनार्ड ने गंभीर लहजे में कहा। मेरे रास्ते से हट जाओ, फ्रैंक ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा और ग्रेगोरी से बोला। मैं अपना फर्ज अदा करने जा रहा हूं। क्या यह मुमकिन है कि गारित ने खुदकुशी की हो और उसे जहर देकर हलाक किया गया हो? मान ग्रेगोरी के जहन पर एक बिजली सी कौंदी और उसकी चमक में उसे फादर जेम्स पर सूजन का हमला याद आया। फिर उसकी गारित से नफरत इसमें शामिल हो गई। वो भी फैसला न कर पाया कि वो फ्रैंक का रास्ता छोड़ दे या उसे बखुशी अंदर जाने ना दे कि सदर दरवाजे की घंटी बजी। घंटी ने आपको नाखुशगवार वाक़े से बचा लिया है फादर, फ्रैंक जहर खुंद लहजे में बोला। मेरा कोई आदमी आया होगा, मैं भी आता हूँ, और आकर सीधा लड़की के पास जाऊंगा। और वो धम धम करता हुआ चला गया और जब लौटा तो उसके साथ फादर जेम्स था। ओ फादर, अच्छा हुआ आप आ गए, यहाँ बड़े अजीब वाक़यात हो रहे हैं, मिसेस खार्डी ने उसे देखते हुए बड़ी बेताबी से आगे बढ़कर कहा और उसका हाथ चूम लिया। ग्रेगोरी ने लब बंद उससे हाथ मिलाया। कोनार्ड ने उसका खैर मुकद्दम करते हुए कहा, जेम्स, मेरे बच्चे, कैसे आना हुआ? मैं एतराफ़ करने आया हूँ फादर, जेम्स ने ठहरी हुई आवाज़ में कहा। कमरे में सकूत छा गया। कोनार्ड और ग्रेगोरी के मुंह खुले के खुले रह गए। गारित एक रोज़ मेरे सामने एतराफ़ करने आया था, जेम्स कहने लगा। जेम्स, कोनार्ड धाड़ा। मैं जानता हूँ योर एक्सीलेंसी कि कलीसिया के मुकद्दस कवानीन से इन्हिराफ कर रहा हूँ, जेम्स कहता रहा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तुम एक कैथोलिक मसीही का राज फाश करने का गुनाह कर रहे हो। उसने तुम पर रूहानी बाप की हैसियत से एतमाद किया था, कोनार्ड ने गुर्रा कर कहा। बयान जारी रखिए फादर, फ्रैंक ने जेम्स से कहा। वो अपने सीने पर कई सालों से एक बोझ लिए फिर रहा था जिसे वो एतराफ़े गुनाह करके हल्का करना चाहता था। जेम्स ने बात जारी रखी।
उसने बताया कि कोई 6 साल कबल उसने अपनी बीवी को दरिया में डिबो दिया था ताकि उसकी ज़िंदगी के बीमे की रकम $10,000 हासिल कर ले। मैंने उससे पूछा कि क्या वो तन्हा इस रकम का हकदार है, तो उसने बताया कि इसकी लड़की उसमें बराबर की शरीक है। मैंने उससे नेक चलने की ज़मानत तलब की, उसे बाकायदगी से गर्जे में आते जाते रहने और अपने गुनाह की माफ़ी मांगते रहने को कहा और उसका गुनाह बख्शे जाने की दुआएं देकर रुखसत किया। लेकिन उसकी जाति एक अनजाना सा खौफ मेरे जहन के आसपास मंडलाने लगा। वो इस रकम का वाहिद हकदार नहीं था और सूजन, उसकी लड़की, उसमें बराबर की हिस्सेदार थी। तो क्या जब वो दौलत के लिए एक इंसान को कत्ल कर सकता है तो दूसरे को नहीं कर सकता? यही वसवसा दिन रात मेरे जहन पर छाया रहा। एक कातिल मेरी नज़रों के सामने था, लेकिन मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, क्योंकि कलीसा के कवानीन के मुताबिक मैं इसका राज दूसरों पर अफशा ना कर सकता था। मैं उसे आज़ादी से घूमते फिरते देखता तो मेरे सीने पर सांप लौट जाते। जी चाहता कि उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूं, लेकिन बेबसी मेरा मुंह चिढ़ा रही थी। आखिर मुझसे रहा ना गया तो मैं उसके घर गया और उसे समझाया कि वो पुलिस के सामने अपने जुर्म का इकरार कर ले। मेरे समझाने बुझाने से उसने हामी तो भर ली, लेकिन खुद को कानून के हवाले करने में टाल मटोल करता रहा। इसके बाद मैं यहाँ से ट्रांसफ़र के अहकामात आ गए और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि गारिद से छुटकारा मिलेगा। लेकिन इसी वक्त मेरे तस्वुर के दरीचे में सूजन आन खड़ी हुई और मैं लरज उठा। मैं इस मासूम को एक भेड़िए के जंगल में छोड़कर जा रहा था। या खुदाया, मैं क्या करूं? अचानक कुदरत की तरफ से एक इत्तफाक पेश आ गया। फादर ग्रेगोरी के आने पर मैं लोगों से रुखसत होने गया तो केमिस्ट हेनिस से भी मिलने गया। जब वहां से चलने लगा तो उसने पूछा, क्या मैं गारिद के यहाँ भी जाऊंगा? मेरे हाँ कहने पर उसने एक शीशी देकर कहा, मैं इसे गारिद को दे दूं। मसरूफियत की बिना पर वो उसके घर ना जा सकेगा। गारिद दिल का मरीज था और उसका पुराना गाहक था। मैंने वो शीशी दोनों करहन गारिद को पहुंचा दी। क्या इस पर गारिद के नाम का लेबल लगा था? फ्रैंक ने पूछा। हाँ, जेम्स ने कहा। लेकिन उसकी जेब से जो शीशी मिली है, इस पर तो कोई लेबल ना था, फ्रैंक ने कोनार्ड की तरफ देखकर कहा। तो उसने लापरवाही से शाने उचकाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि गारिद ने खुदकुशी कर ली, फ्रैंक ने जैसे खुद से कहा। हालात से जाहिर तो यही होता है, ग्रेगोरी ने कहा। उसे अपना जुर्म जाहिर होने का खौफ हो गया था। यह भी तो हो सकता है कि उसका ज़मीर जाग गया हो, फ्रैंक ने कहा। तुम अब भी लड़की से पूछगछ करना चाहोगे? ग्रेगोरी ने पूछा। हाँ, लेकिन इस वक्त नहीं, फ्रैंक ने जवाब दिया। कानूनी कार्रवाई तो बहरहाल पूरी करनी है, फ्रैंक बोला। इस वाक़े को महीनों गुजर गए थे और सूजन फादर जेम्स की तहवील में यतीम खाने में रह रही थी। क्रिसमस का रोज़ आया। ऐसे में अपने पराए सभी याद आते हैं। ग्रेगोरी को सूजन याद आई और उसने उसे फ़ोन किया। सूजन की आवाज़ मुसरत और तस्कीन से लबरेज थी। इधर उधर की बातें करने के बाद उसने कहा, फादर, अगले साल मैं 18 साल की हो जाऊंगी और नाबालिग होने का ठप्पा मुझ पर से उतर जाएगा। मैं अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारने के लिए आज़ाद हो जाऊंगी, सूजन ने कहा। और बीमे के $10,000 भी मिल जाएंगे, ग्रेगोरी ने तमस्कुरन कहा। हाँ, सूजन ने एक अजीब संजीदगी से जवाब दिया। मिल जाएंगे। ग्रेगोरी ने उसे पेशगी मुबारकबाद दी और हौसला अफजाई की चंद बातें कहकर फ़ोन रख दिया। फिर उसने बुश कॉनार्ड का नंबर मिलाया, उसे क्रिसमस की मुबारकबाद दी, उससे दुआएं लीं और उसे अपनी और सूजन की गुफ्तगू के बारे में बताया। योर एक्सीलेंसी, उसने सारी गुफ्तगू बताकर कहा, मेरे इस रिश्ते के भाई ने जो माहिर नफ्सियात हैं, जिसने शक शुबे का इजहार किया था, आज मुझे इस पर कुछ यकीन सा आ रहा है, ग्रेगोरी बोल रहा था। इस माहिर नफ्सियात का कहना था कि गारिद ने खुदकुशी नहीं की। उसकी जेब में गोलियों की शीशी बदल दी गई, उसकी जगह जहर की शीशी रख दी गई। अब देखिए ना फादर जेम्स को उसे शीशी दिए हुए कई रोज़ गुजर गए थे। अगर वो गलत शीशी होती तो कब का मर चुका होता। जहर की शीशी उसकी जेब में उसकी मौत से एक आध दिन या चंद घंटे पहले ही डाल दी गई, ग्रेगोरी कह रहा था। लेकिन ये कौन कर सकता था? क्या सूजन? कॉनार्ड ने पूछना चाहा। हाँ, सूजन, ग्रेगोरी ने उसका जुमला उचक लिया। वो एक ज़हीन लड़की है। माँ की मौत ने उसे बाप से मुतनफ़र कर दिया था और वो उसे इंतकाम लेने की मुख्तलिफ तरीक़ों पर गौर करती रही। दूसरी तरफ उसे बीमे की रकम का बिला शिरकत गैर मालिक भी बनने की उम्मीद बन गई थी। चुनाचा उसने एक तवील और पेचीदा मंसूबा तैयार किया और उसमें अपना किरदार बड़ी कामयाबी से अदा किया। कानून उसका कुछ बिगाड़ ना सकता था, कुछ ना बिगाड़ सकेगा। शैतान ने उस पर कब्जा नहीं किया था, बल्कि शैतान उसके अंदर मौजूद था, यानी वो खुद शैतान थी।